जिसमें उस स्कूल से जुड़े हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते। अब अगर मान लीजिए वो डायरी ना होती या उस स्कूल का रूल्स एंड रेगुलेशंस वाली जो किताब आपको जो भी मिलता है वो नहीं होता, तो क्या होता? वो नहीं होता तो कुछ नहीं होता। वो नहीं होता तो वो लड़का जो आपके क्लास का बुली है, वो क्लास का चौड़ा सा मोटा सा पहलवान सा लड़का जो है, जो आपसे बल में फिजिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, वो तो आपकी ऐसी तैसी कर देता परेशान करके। तो इसका मतलब क्या है? बहुत सारी आपने मूवीज़ वूवीज़ भी देखी, जैसे वाइकिंग्स देखा होगा आपने। तो वाइकिंग्स में जो रागनार लॉथब्रोक और वाइकिंग्स में जो पूरा ग्रुप रहता है ना, आपने देखा होगा कि वो किसी भगवान की पूजा नहीं कर रहे हैं, वो नेचुरल फोर्सेस की पूजा कर रहे हैं। वो सूरज की पूजा कर रहे हैं, वो बारिश की पूजा कर रहे हैं, है ना। और फिर उसको उन्होंने नाम दिया, धीरे धीरे ओडिन ये सब बुलाना शुरू किया। सबसे पहला फिलोसफर जिसने चर्च की अथॉरिटी को चैलेंज किया था, कॉपरनिकस का नाम उसमें सामने आया। अब ये जो पूरी थ्योरी थी ना भगवान की, कि भाई ब्रह्मांड भगवान ने बनाया, उसके बीच में धरती को प्लेस किया और सब कुछ धरती के अराउंड घूम रहा है। अब कॉपरनिकस भी चर्च का व्यक्ति था। एक्चुअली में चैलेंज चर्च को महसूस होना शुरू हुआ जब, तो चर्च ने कॉपरनिकस, एक बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था, कॉपरनिकस को बोला कि तुम इसके ऊपर शोध करो कि और इसको प्रूव करो कि जो क्रिश्चियंस जो थ्योरी दे रहे हैं वो सही है। तो कॉपरनिकस ने शोध करना शुरू किया और डार्विन आया, उसने ऐसी तैसी कर दी। डार्विन ने कह दिया कि भाई कोई एडम और ईव, ये जो ओरिजिन है मैनकाइंड का, ये एडम और ईव से नहीं हुआ। वी वर एप्स, हम चिंपांजी थे, हम एप्स थे, और वहाँ से हम फिर इवॉल्व होके इंसान बने। नमस्कार दोस्तों, तो पॉलिटी सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हमने कल अनाउंस किया था कि यूपीएससी मंजिल बाय अनअकैडमी, यानी कि इस चैनल पर जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं इस टाइम पर, उस पर हम पॉलिटी की सीरीज पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट चलाएंगे। बहुत लोगों ने कमेंट किया, उस पर पढ़ा मैंने सारा कमेंट, कि यार तुम शुरू करते हो फिर चलाते नहीं हो। लेकिन अब प्रॉमिस है ये आपसे कि ये सीरीज पूरी कंप्लीट की जाएगी और आने वाले 1.5-2 महीने में ही पूरी कंप्लीट कर दी जाएगी। दैट इज़ माई वर्ड, दैट इज़ माई प्रॉमिस एंड दैट इज़ अनअकैडमीज प्रॉमिस टू यू। पहले हमने शुरू किया था, लेकिन उसमें कुछ गैप की वजह से, कुछ दिक्कतों की वजह से वो चीज़ कंटिन्यू नहीं हो पाई। लेकिन अब इस सीरीज़ के अंदर हम उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आपने ऑलरेडी जितने वीडियोस देख रखे हैं या जो वीडियोस का आप इंतजार कर रहे हैं, वो सब बिल्कुल टाइम टू टाइम जो प्रॉमिस किया गया है एज द डेडलाइन, वो एकदम ऐसे ही आपको अकॉर्डिंगली मिलता रहेगा। तो आज का डिस्कशन, मैंने आपको बोला था कि इस पूरी सीरीज में हम बेसिक्स से लेकर के एडवांस लेवल तक पहुंचेंगे। और जब हम इंडियन पॉलिटी को डिस्कस करना शुरू करते हैं यूपीएससी सीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक चीज़ जो है बहुत ध्यान रखने वाली इसमें ये होती है कि देखिए क्या है, इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं। जब आप इंडियन पॉलिटी की बात करते हो तो इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन, ये दो बहुत डिफरेंट, बहुत अलग चीज़ हो जाती है। जब हम इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं, ऑल्दो मैं इन टर्म्स के ऊपर अलग से, जो हमारा तीसरा बेसिक्स की क्लास होगी, उसमें मैं इन टर्म्स के ऊपर काफ़ी डिटेल में डिस्कस करूंगा कि पॉलिटी का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, वो सारे टर्म्स वहाँ पर हम देखेंगे। डिवीजन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, ये सारे जैसे टर्म्स जैसे चीज़ें हैं। तो लेकिन इतना समझने के लिए आप समझिए कि जब हम इंडियन पॉलिटी बात करते हैं तो हम एक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं मोटा मोटा। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बुक, और यू कैन से एक रूल बुक टाइप का है, जिससे एक देश चल रहा है, जिसमें एक देश में कैसे वो देश की न्यायपालिका काम करती है, कैसे उस देश की कार्यपालिका काम करती है, मतलब लेजिस्लेचर कैसे काम करता है, एग्जीक्यूटिव कैसे काम करता है, जुडिशरी कैसे काम करता है, प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है। जैसे हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई है। ऐसे हर देश में कॉन्स्टिट्यूशन होता है। जनरली जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन होता ही है। जो आप मोनार्क कंट्रीज भी देख लो, जहाँ मोनार्की है, वहाँ पर भी कई ऐसे देश हैं जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। अब आपको ये सारे टर्म्स लग रहा होगा कि यार ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मोनार्की, क्योंकि आप कॉलेज में हो गए या 12th में हो गए या उसके जस्ट 12th से निकले हो गए, तो आपके लिए सारे टर्म्स नए हैं। आज इस क्लास के बाद आपको ये सारे टर्म्स, ये सारी उत्पत्ति और कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअल में क्या होता है वो पूरा समझ में आने वाला है। यानी कि हम इस वीडियो के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। क्योंकि देखिए, सबसे पहली चीज़, जब इंडियन पॉलिटी हम पढ़ते हैं तो यही दिक्कत होती है कि इंडियन पॉलिटी को पढ़ने से पहले हमें उसके बेसिक्स को क्लियर नहीं करते और हम सीधा कूद जाते हैं यूनियन एंड टेरिटरीज पर और उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। फिर सिटीजनशिप पढ़ लेते हैं, फिर सब पढ़ लेते हैं, और इसीलिए हमें उसको समझ नहीं पाते क्योंकि हमारा बेसिक्स क्लियर नहीं है। हम राइट्स की जर्नी नहीं जानते कि राइट है क्या, क्यों राइट्स होता है, ये ओरिजिन में कैसे आया, फिर कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना,
क्यों ज़रूरत है कॉन्स्टिट्यूशन की, यही सब बेसिक चीज़ें हमें नहीं पता होती और इसलिए हम फंस जाते हैं, वहीं पर मामला फंस जाता है। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ। आप चाहो तो इसको पॉज कर लो इस वीडियो को यहीं पर, और इस क्वेश्चन को मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करो। अब आई नो 100% कि ये क्वेश्चन आपको या तो बड़ा न्यू सा लगेगा, ये यूपीएससी का ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको बहुत नया सा लगेगा और आपसे ये नहीं हो पाएगा शायद। अगर आप इसको कर पा रहे हो तो इसका मतलब आप ठीक ठाक पोजीशन में हो, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब ये है दैट यू शुड स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम द बेसिक्स, राइट फ्रॉम द बेसिक्स आपको स्टार्ट करना चाहिए। अब यही क्वेश्चन इस क्लास के बाद मैं आपको फिर दिखाऊंगा और आप इसको सॉल्व करिएगा। अगर आप इस क्लास के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे होंगे तो इसका मतलब है कि आप बिल्कुल सही दिशा में, सही ट्रैक पर आगे बढ़ चुके हो। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जहां पर हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन की उत्पत्ति कैसे हुई, रूल्स रेगुलेशन की उत्पत्ति कैसे हुई, स्टेट कैसे आया, स्टेट को नेसेसरी इविल क्यों कहते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इस पूरे डिस्कशन में स्टार्ट करेंगे। और मैंने पहले ही आपको कहा था कि मैं कोई भी आपको इस तरीके से नहीं पढ़ाने वाला कि भाई हम एकदम कंटेंट पढ़ा देंगे और आप बोर हो जाओ। हम आपको एकदम ऐसा एकदम कार्टून फिल्म जैसे पढ़ाएंगे जहाँ पर हम एक पूरी 2 वे डिस्कशन करेंगे। आपको लगेगा कि एक मूवी चल रही है जहाँ पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, जहाँ पर आपके भी थॉट्स लिए जा रहे हैं। अब आप सोचिए एक बात, कॉन्स्टिट्यूशन की उत्पत्ति को समझने के लिए, अगर मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, जैसे आप मान लीजिए जब भी किसी स्कूल में एडमिशन लेते हो, आप उस स्कूल में जब आप जाते हैं और वहाँ पर आप जो भी एग्जाम देते होगे और एडमिशन आप वहाँ पे लेते होगे, तो आपको एक डायरी दिया जाता है, स्कूल की डायरी होती है जिसको मेमो बुक, डायरी कुछ भी कहते हैं, जिसमें उस स्कूल से जुड़े हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं। अब अगर मान लीजिए वो डायरी ना होती या उस स्कूल का रूल्स एंड रेगुलेशंस वाली जो किताब आपको जो भी मिलता है वो नहीं होता, तो क्या होता? वो नहीं होता तो कुछ नहीं होता। वो नहीं होता तो वो लड़का जो आपके क्लास का बुली है, वो क्लास का चौड़ा सा, मोटा सा, पहलवान सा लड़का जो है, जो आपसे बल में फिजिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, वो तो आपकी ऐसी तैसी कर देता परेशान करके। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे जीवन में रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होंगे, अगर किसी जगह पर रूल्स रेगुलेशन नहीं होंगे, तो वहां पर जिस जो फिजिकली स्ट्रांग है या जो पैसे से ताकतवर है या जो मेंटल स्ट्रांग है, जहां पर डिपेंड करता है जहां पर हो, आप जिम में हो या आप रोड पे हो या आप घर पे हो, जहां पर भी फिजिकली जो स्ट्रांग होगा उसी की दादागिरी चलेगी, वो वही वाली बात होगी। तो ऐसी जगह पर इसीलिए हमें कुछ नियम, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस की जरूरत पड़ती है। और क्योंकि वो रूल्स और रेगुलेशंस वहां पर होते हैं, कहीं ना कहीं इसीलिए हमारे जो राइट्स है वो सेफ होते हैं। तो रूल्स और रेगुलेशंस का राइट से एक बहुत शानदार रिश्ता है, जो अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे। अब देखिए, इस पूरे रूल्स रेगुलेशंस की जो शुरुआत होती है, ये कहाँ से होती है? देखिए, जब ये पूरा सिविलाइजेशन शुरू हुई, अब आपको पता होगा, अगर सिविलाइजेशंस के बारे में आपने एंशिएंट हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, पहले भी पढ़ा होगा या सुना, इतना तो बेसिक तो सुना होगा कि छोटे छोटे ग्रुप्स थे, सिविलाइजेशंस थी, जो छोटी छोटी, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये वो सब सिविलाइजेशन आई। सिविलाइजेशन तो फिर भी एक बड़ा फॉर्म है, उसके पहले तो छोटे छोटे ग्रुप्स थे जो कुछ एरियाज में नदी के किनारे, क्योंकि वहाँ पर पानी होता था, बगल में जंगल है तो वहाँ से कुछ खाने को मिल जाता था, इसलिए वहाँ पर रिसाइड करते थे। अब एक ग्रुप में जाहिर सी बात है, उस ग्रुप में जाहिर सी बात है एक लीडर होगा, लेकिन कैसे डिसाइड करेंगे कि लीडर कौन होगा, कौन डिसाइड करेगा? तो देखिए क्या है कि शुरुआत में भी जब आप देखोगे, बहुत सारी आपने मूवीज वूवीज भी देखी, जैसे वाइकिंग्स देखा होगा आपने, तो वाइकिंग्स में जो रागनार लॉथब्रोक और वाइकिंग्स में जो पूरा ग्रुप रहता है ना, आपने देखा होगा कि वो किसी भगवान की पूजा नहीं कर रहे हैं, वो नेचुरल फोर्सेस की पूजा कर रहे हैं, वो सूरज की पूजा कर रहे हैं, वो बारिश की पूजा कर रहे हैं, है ना। और फिर उसको उन्होंने नाम दिया, धीरे धीरे ओडिन ये सब बुलाना शुरू किया, और फिर वो एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर बना करके पत्थर से उसकी पूजा कर रहा है, वो सारी चीज़ें उन्होंने शुरू करी। और फिर वो बाद में आप देखो क्रिश्चियंस आते हैं, फिर उसमें मुस्लिम्स आते हैं, धीरे धीरे उसमें पूरा दिखाया हुआ है। तो आप बस उसको ध्यान में रख करके इसको समझो कि ये पूरा जो ग्रुप है, अब इसका लीडर कौन होगा, ये डिसाइड करने का जिम्मेदारी कौन लेगा। अब लोग तो इतने समझदार थे नहीं उस समय कि अडल्ट सफरेज से वोटिंग कराएं और लीडर चुन लें। तो लोग एक चीज मानते थे कि भाई एक इटर्नल पावर है, एक शक्ति है, मतलब गॉड है, गॉड के एग्जिस्टेंस पर सब बिलीव करता था, उसको कोई डाउट नहीं कर रहा है कि हाँ भाई एक शक्ति है ऊपर, एक इटर्नल पावर है जिसकी वजह से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से धूप निकल रही है, जिसकी वजह से ठंड आ रही है, वेदर चेंज हो रहा है, सारी चीजें जो है वो गॉड कर रहा है। तो उनके ऊपर सबको भरोसा था। तो इसका मतलब कि गॉड जो है, ही इज द इटर्नल बीइंग, मतलब वो ऐसी चीज है जो इस पूरी दुनिया को चला रहे हैं, इसको हमने मान लिया जी। अब इसी गॉड से
यही जो गॉड है जो पूरी दुनिया को चला रहे हैं, उन्हीं की लेजिटिमेसी से हम लीडर चुन लेंगे। अब यहीं से लेजिटिमेट पावर का सफर शुरू होता है। तो अब जो किंग्स और क्वींस का पूरा कंसेप्ट आया कि किंग कौन है, कौन होगा किंग। किंग विल बी दैट पर्सन हु इज लेजिटिमेटेड बाय द गॉड, जिसको गॉड से लेजिटिमेसी मिली हो। अब यहां पर ही गेम आ जाता है नोबल्स का। ये जो लेजिटिमेसी की बात जहां पर आती है ना, वहीं पर नोबल्स का गेम शुरू हो जाता है। वहीं पर जो प्रीस्ट हैं उनका गेम शुरू हो जाता है, वो प्रीस्ट जो बाद में नोबल्स बन गए। ये प्रीस्ट का जो पूरा गेम है वो यहीं से शुरू होता है, क्योंकि हम उसी को मानेंगे जिसको गॉड की लेजिटिमेसी है, उसी को राजा मानेंगे। अब यहां पर प्रीस्ट जो हुआ करते थे, कहा जाता था कि ये गॉड के डायरेक्टली डिसेंडेंट्स हैं, मतलब गॉड जो है वो इनसे बात करते हैं और इनके थ्रू ये बात हम तक पहुंचती है। जिनको हम कुछ जैसे धर्मों में, जैसे हम जीसस क्राइस्ट को एज अ मैसेंजर देखते हैं, जैसे हम प्रॉफिट मोहम्मद को हमने एज अ मैसेंजर देखा कि भाई रिविलेशन हुआ इनको, भगवान ने इनसे बात करी और इन्होंने फिर हमको पास ऑन किया, मतलब जनता को दिया। ये उसी तरीके का फॉर्म है। तो लोग उस समय पर भी ऐसा सोचते थे। तो अब भाई हमें कौन बताएगा कि लेजिटिमेसी किसको है? तो प्रीस्ट है जी, वो बताएगा कि कौन लेजिटिमेसी है, किसको भगवान ने किसको चूज किया है, और वही किंग और क्वीन बनेगा। और यहीं से वो सफर शुरू होता है। अब जो लीडर होगा, जो किंग और क्वीन होगा, जब वो इलेक्ट हो जाएगा, इसी को हम कहते हैं डिवाइन राइट थ्योरी। यानी कि जो डिवाइन पावर है वो लेजिटिमेसी दे रहा है किसी एक पर्सन को रूल करने के लिए। और वो पर्सन जब आ रहा है रूल करने, तो जो पूरा लोग है, लैंड है, जितना भी रिसोर्सेस है, सबके ऊपर वो एक पर्टिकुलर पर्सन रूल कर रहा है। वो एक पर्टिकुलर पर्सन इन सबके लिए नियम बना रहा है। लेकिन एक बात सोचो, इससे एक सिस्टम की शुरुआत होती है, इससे एक सिस्टम शुरू हो रहा है। एक पर्सन जिसके हाथ में सब कुछ हमने सौंप दिया, अब वही हमारे लिए डिसाइड करेगा सारा कुछ। वो हमारे लिए सारे नियम कानून बनाएगा, वो सारे हमारे लिए। अगर वो पर्सन अच्छा हुआ तब तो बहुत अच्छी बात है, या अगर वो नॉर्मल भी हुआ तो भी बहुत अच्छी बात है कि उसने एक नियम कानून बना दिया कि भाई सब लोग सुबह 4 बजे उठ जाएंगे, सब एक यूनिफॉर्म में रहेंगे, सब इस तरीके से करेंगे, ये पर्सन जो है ये काम करेगा, वो पर्सन वो काम करेगा, आपस में लड़ाई नहीं होगी, आर्बिट्रेरीनेस नहीं होगी, कोई किसी को दबाएगा नहीं, कोई किसी को कुचलेगा नहीं, सबका समानता से सबका अधिकार को ध्यान में रखा जाएगा। लेकिन ये चीज़ डिपेंड करती किस चीज़ पर है? ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपका किंग और क्वीन कैसा है। यानी कि एक आदमी के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। फिर आपने वो फेमस कोट सुना होगा, दैट पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। भाई पावर अगर आपको मिल जाती है तो जाहिर सी बात है आप करप्ट होगे, और अगर एब्सोल्यूट पावर आपको मिल गई तब तो आप खत्म ही कर दोगे। इस लाइन का सिंपल सा यही मतलब है। तो अब आप सोचो कि इतनी सारी शक्ति अगर एक व्यक्ति को दे दी जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि उसके करप्ट होने के चांसेस 99.9% है। और अगर वो अकेला ही व्यक्ति सब कुछ चला रहा है तो 100% भाई मान के चलो कि वो तो पूरी तरीके से करप्ट होगा। और ये सब चीज़ें जो है वो धीरे धीरे आई। पहले सब कुछ डिवाइन राइट थ्योरी के हिसाब से चल रहा था कि भाई गॉड ने लेजिटिमेसी दे दी है और हम चलाएंगे, और यही लोग रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहे थे। यही रूल्स और रेगुलेशन जब बहुत मैच्योर हुए ना, तो बाद में चल करके वो यही पूरी जर्नी है कॉन्स्टिट्यूशन की। ऐसे ही धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन तक हम पहुंचे हैं। ये पहला स्टेप है, समझ लो आप, ये किंग्स और क्वींस का होना। खैर किंग्स और क्वीन हुए और फिर इन्होंने सब समाज को चलाना शुरू किया, और फिर बहुत सारे सवाल जो है उनके ऊपर खड़े भी हुए कि कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे ये लोग पावर का अब्यूज करना इन्होंने शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये लोग पावर का अब्यूज कर रहे हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि चलो मान लो किंग और क्वीन ठीक भी है, लेकिन अब वो एक पर्सन है, वो ग्राउंड पर तो है नहीं, उसको सारी बातें कौन कह रहा है? उसको सारी बातें प्रीस्ट बता रहे हैं। कई बार प्रीस्ट जो है वो करप्ट हो जाते थे, प्रीस्ट के ऊपर बहुत इल्जाम लगते थे कि सब कुछ प्रीस्ट चला रहे हैं अपने हिसाब से। और अगर आप वो डार्क एज वाला यूरोप याद रखोगे तो उसमें सब कुछ प्रीस्ट ही करता था, लिटरली प्रीस्ट कर रहा है सब कुछ। तो फिर वो बड़ी समस्या की बात थी। उस समय कोई इंटरकास्ट मैरिज नहीं, इंटर रिलीजन मैरिज नहीं, कुछ नहीं। जो विडो थी उसके साथ बड़ा अत्याचार था, विमेंस के साथ बहुत, विमेन को कोई राइट नहीं थे, रेसिज्म अपने पीक पर था, सब सारी दिक्कतें जितनी एक समाज में दिक्कतें हो सकती हैं वो सारी दिक्कतें उस सोसाइटी में थी। क्यों? बस इस वजह से क्योंकि पावर एक पर्सन के पास है और उसको जो एडवाइस कर रहा है वही करप्ट है, या पावर जिसके पास है वही करप्ट है। इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, क्योंकि इनके ऊपर कोई नियम कानून नहीं। भाई किंग जो चाहेगा वो हो जाएगा। तो एक बड़ी शानदार इसके ऊपर कहानी है, एक बहुत शानदार कहानी है कि एक बार एक राजा था जो सनकी था। तो राजा
एक दीवार गिरता है, उससे उस दीवार के गिरने से बकरी की मौत हो जाती है, मतलब दीवार बकरी के ऊपर गिर जाती है, बकरी मर जाती है। जो बकरी का मालिक था वो पहुंचा राजा के पास, कहा बताइए हमारी बकरी मर गई, अब क्या किया जाए। तो राजा ने कहा कि क्या कैसे गिर गई, तो दीवार गिरी तो उससे बकरी मर गई। किसकी दीवार थी? इसकी दीवार थी, बुलाओ इसको लटका दो। तो बुलाया गया, वो आदमी हाथ जोड़ने लगा, रे राजा साहब मैंने थोड़ी दीवार बनवाई थी, जिसने बनाया उसको लटकाना चाहिए, क्यों कमजोर दीवार बनाई, तो मिस्त्री को बुलाओ लटका दो। तो मिस्त्री आया, मिस्त्री ने बोला अरे साहब मेरी गलती नहीं है, मैंने तो एकदम सही बनाया। जो पानी वाला सांचा होता है ना, जो सीमेंट में पानी डाल के बनाते हैं, वो सांचा जिसने बनाया उसने बड़ा सांचा बना दिया, पानी ज़्यादा हो गया इसलिए दीवार कमज़ोर हो गई। तो ठीक है, पानी वाला सांचा जिसने बनाया उसको बुलाओ। वो आया, वो हाथ जोड़ने लगा, अरे साहब मेरी गलती नहीं है, ये जो लोहार था उसने लोहा ऐसा बना दिया, वो ज़्यादा फैल गया, तो उसको बुलाओ, लोहार को बुलाओ। और फिर लास्ट में ऐसा होता है कि जो फाइनल व्यक्ति आता है, लोहार जो जिसने लोहा बनाया रहता है, वो कहता है कि हाँ आप मुझे लटका दो, तो मैं भगवान के एकदम करीब पहुंच जाऊंगा, भगवान के पास पहुंच जाऊंगा और सारे जो फ़ायदे हैं वो मैं ले लूँगा। उसके बाद राजा कहता अच्छा तू क्यों सारे फ़ायदे लेगा, मैं लूँगा सारे फ़ायदे, तो मैं लटक जाता हूँ। तो वो लटक जाता है। तो वो सन की राजा की कहानी कहते हैं उसको, बड़ी मतलब शानदार कहानी है। वो इसी चीज़ के ऊपर है, कैसे बिना दिमाग के, बिना कोई सेंस के कुछ भी नियम कानून बन रहे हैं और राजा के ऊपर कुछ लागू नहीं हो रहा है। राजा का जो मन है वो कर रहा है, एकदम खुला खुले सांड की तरह राजा घूम रहा है। तो वो दिक्कत जो है, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो राजा के लिए, वो धीरे धीरे वो सोसाइटी में दिक्कत समझ में आने लग गई थी। और इसीलिए फिर अलग अलग जगह पर प्रोटेस्ट, रिवोल्ट जो है वो शुरू होते हैं। और इसी रिवोल्ट और प्रोटेस्ट की वजह से आप मैग्ना कार्टा देखते हो। मैग्ना कार्टा के ऊपर बात करने से पहले आप पहले ये समझ जाओ मैग्ना कार्टा एक्चुअल में है क्या। मैग्ना कार्टा बेसिकली इट इज़ एन स्टेटमेंट ऑफ लॉज जो ब्रिटेन से आया, और इसी से कहते हैं कि इट वाज दी सेकेंड स्टेप टूवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ दूसरा स्टेप था। अब मैग्ना कार्टा जो स्टेटमेंट ऑफ लॉज है, मतलब वो सारे लॉज को मिला करके मैग्ना कार्टा कहा जाता है कि भाई कुछ बेसिक लेवल के राइट्स लोगों के लिए प्रॉमिस होंगे और जितने लोग हैं ना वो सब इसी से चलेंगे, ऐसा मैग्ना कार्टा कहता है। अब इसका हुआ क्या था एक्चुअली में, मैग्ना कार्टा में हुआ क्या था कि जो किंग जॉन थे, किंग जॉन की खिलाफ सबसे पहले बैरन्स जो हैं वो खड़े हुए और किंग जॉन के खिलाफ एक पूरी बैरन्स ने लड़ाई छेड़ी। बैरन्स मतलब, बैरन्स आप ऐसा हल्का समझने के लिए समझ जाओ कि बैरन्स बेसिकली वर दी जमींदार कह सकते हो आप इनको, जिनका लैंड्स थे वो बैरन्स थे। तो बैरन्स सबसे पहले खड़े होते हैं और बैरन्स खड़े होने का रीजन क्या था, बैरन्स जो कोई बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन क्योंकि बैरन्स के ऊपर बहुत टैक्स लगा दिया था किंग जॉन ने और बैरन्स को दिक्कत हो गई थी, इस वजह से बैरन्स ने अपना गुटबाजी करके किंग जॉन के खिलाफ लड़ाई शुरू करी। लेकिन ये लड़ाई बैरन्स की थी, बट ये धीरे धीरे मास लोग, पीपल की लड़ाई बन गई ब्रिटेन के अंदर। और बैरन्स को फिर नोबल्स ने ज्वाइन किया, क्योंकि किंग जॉन नोबल्स की भी नहीं सुनता था। बहुत लोग कहते थे ना, बहुत ऑटोक्रेटिक टाइप का लीडर था और खुलेआम, मतलब ये व्यक्ति जो है गुंडई, खुलेआम जो होती है ना, खुलेआम गुंडई करता था। तो किंग जॉन बहुत स्ट्रांग, पावरफुल और अग्रेसिव, और जितने भी नेगेटिव सेंस के शब्द हैं आप इस्तेमाल करना चाहते हो, एक राजा जो टिपिकल राजा होता है उस टाइप का आदमी था। कुचल देना लोगों को, जूते से नहीं कुचल देंगे, उस टाइप का था किंग जॉन। तो किंग जॉन के खिलाफ बैरन्स खड़े हुए, बैरन्स को नोबल्स ने धीरे धीरे ज्वाइन किया। और इसमें जो चर्च के लीडर्स थे, चर्च के लीडर्स भी धीरे धीरे ज्वाइन हुए, बिकॉज किंग जॉन की दिक्कत ये थी कि वो रिलीजन को भी कहीं ना कहीं आउटराइटली रिजेक्ट करता था। तो चर्च लीडर्स भी इसमें ज्वाइन हुए, क्योंकि चर्च की अथॉरिटी को चैलेंज कर दिया था किंग जॉन ने। और फिर उसके बाद फाइनली लोग जो है वो इसमें आकर के जुड़ते हैं, और जैसे लोग मास इसमें जुड़ता है, लेबर्स इसमें जुड़ते हैं, वैसे ही एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट बन जाता है, जिसको, इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे स्टीफन लैंगटन, जिनकी यहाँ तस्वीर लगी हुई है। स्टीफन लैंगटन इसको पूरा रिलीज कर रहे थे, इसको पूरा लीड कर रहे थे। और फाइनली किंग जॉन को उसमें झुकना पड़ा। किंग जॉन ने समझौता किया, और उस समझौते के बाद उन बैरन्स के साथ, नोबल्स के साथ, इन लोग के साथ समझौता जो हुआ, उस समझौते का पूरा जो प्रोडक्ट था, दैट इज मैग्ना कार्टा। व्हाट इज मैग्ना कार्टा? इट वाज अ सीरीज ऑफ डिमांड्स that was kept by Stephen Langton and the barons. Stephen Langton, who was basically the leader of the barons, उन्होंने अपने सीरीज ऑफ डिमांड्स रखी कि ये राइट्स हैं और ये प्रोटेक्ट होने चाहिए, इस तरीके से हमारा देश चलना चाहिए, ये सारे राइट्स हमारे प्रॉमिस करो तब हम मानेंगे। वही सीरीज ऑफ डिमांड्स को हम मैग्ना कार्टा कहते हैं, इसीलिए मैग्ना कार्टा इज नोन एज द स्टेटमेंट ऑफ लॉस। मैग्ना कार्टा 1215 में आया था। तो यहाँ से वो मैग्ना कार्टा की शुरुआत होती है। और मैग्ना कार्टा में एक चीज़ जो मैग्ना कार्टा ने की, उसने कुछ बेसिक राइट्स प्रॉमिस कर दिए, कुछ बेसिक लॉज बना दिए कि भाई गाड़ी, जैसे लॉज कैसा, जैसे गाड़ी है
तो रोड है, गाड़ी लेफ्ट साइड चलेगी, राइट साइड चलेगी, वो फिक्स हो गया कि आने वाले राइट से जाएंगे या उधर से आने वाले लेफ्ट से जाएंगे, ऐसा करके लॉज एक बना दिया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैग्ना कार्टा ने जो की, किंग को या कोई भी अथॉरिटी को भी उन्होंने लॉज के अंदर ला दिया। यानी कि जो किंग पहले एकदम खुले सहाड़ की तरह घूम रहा था ना पूरे शहर में, उस किंग को कहा कि नहीं भाई, तुझे भी आना पड़ेगा लॉज के अंदर, और तेरे ऊपर भी ये सारी चीजें एज इट इज लागू होंगी। ऐसा नहीं है कि तुम खुलेआम जो है गुंडाई करोगे, तुम्हारे ऊपर भी सब पूरा लागू होगा। तो ये जो मैग्ना कार्टा था, इसमें इसने क्या किया कि इसने कहा कि किंग इज नॉट अबव द लॉ बट इट इज किंग इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू द लॉ। हाँ, लॉ आप चेंज कर सकते हो जरूरत के हिसाब से, लेकिन वो भी पॉपुलर ओपिनियन से करोगे, ऐसा नहीं करोगे। तो बेसिकली इन्होंने कहा कि हम कुछ लॉज बना रहे हैं और वो लॉज से पूरा देश चलेगा, और तुम भी लॉज के ऊपर नहीं हो बल्कि तुम भी लॉज के सब्जेक्ट टू लॉज हो, तुम भी लॉ से ही चलोगे। ये बात मैग्ना कार्टा ने तय कर दी, एंड दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। यानी अब किंग का रूल नहीं होगा, लॉ का रूल होगा। और इसी मैग्ना कार्टा को फिर हमने जब कंपाइल किया, दैट बिकम्स द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। और ये आप आज जो कॉन्स्टिट्यूशन देखते हो, इसकी शुरुआत इस तरीके से हुई थी। तो डिवाइन राइट से शुरुआत हुई और फाइनली हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ तक पहुंच पाए। इन सारे लॉज को कंपाइल करके जिन लोगों ने लिख के किताब में कंपाइल कर दिया, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कह दिया। उसको रिटन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कह दिया। जिन लोगों ने कंपाइल नहीं किया, उसको अनरिटन कह दिया। यानी कि जैसे आप कोई किताब देखते हो, मान लीजिए आप कोई भी किताब देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये किताब आप देख रहे हैं, तो इस किताब का जैसे ये बाइंडिंग हुई है, इस किताब की बाइंडिंग हुई है, तो इसको हमने रिटन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कह दिया, इसको हमने रिटन कह दिया कि हमारा कानून, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है। जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसकी बाइंडिंग हुई है, पूरी सब सारी चीज़ें एक जगह पर है, तो वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। अब जैसे यूके का कहते हैं कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब लिखा नहीं है, ऐसा नहीं है लिखा नहीं है, लिखा है, बाइंड नहीं कराया है, अलग अलग है, एक्ट्स के थ्रू उनका चल रहा है मामला, तो वो अनरिटन हो गया। तो यहां से कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की शुरुआत होती है। अब देखिए, इसमें भी दो चीजें थी। अब आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ देखोगे तो इसमें भी दो चीजें थी, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इससे पावर निकल करके आ रहा है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में क्या मेंशन है, सारी चीजें मेंशन है कि कौन रूल करेगा, क्या राइट्स होंगे लोगों के, क्या राइट्स होंगे स्टेट के, स्टेट कहां तक एंटर कर सकता है, उन राइट्स में क्या क्या कर सकता है, वो सारी चीजें उसमें लिखी हुई हैं। इसको थोड़ा सा समझने के लिए मैं आपको 18th सेंचुरी का पूरा वो जर्नी समझाना चाहता हूं, और उसके पहले की थोड़ी कहानी समझाता हूं। उसके बाद आपको ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इसका क्या जरूरत था और ये कैसे डेवलप हुआ, वो आपको समझ में आएगा। अब देखिए, सबसे पहले हम यूरोप की बात करते हैं। देखिए, इंडिया के कंटेक्स्ट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कंटेक्स्ट में मैं इसको बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं। हम यहां पर यूरोप की बात कर रहे हैं, क्योंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अगर आप देखोगे ऐसा कोई डार्क एज था ही नहीं, इसलिए हम यूरोप की ही बात करें स्पेसिफिकली, इसीलिए मैं मेंशन कर रहा हूं। तो ये बात शुरू होती है यूरोप से। यूरोप में आप देखोगे 4th सेंचुरी से लेकर के 12th सेंचुरी तक, रफली या 14th सेंचुरी तक आप रफली कह सकते हो। तो 4th सेंचुरी से 14th सेंचुरी तक का ये जो पूरा पीरियड था यूरोप के अंदर, इसको द डार्क एज कहते हैं। क्यों डार्क एज कहते हैं इसको, सिंपल सा कारण था इसका, क्योंकि इस पूरे पीरियड के दौरान यूरोप में कोई भी चीज की उत्पत्ति नहीं हुई, मतलब सक्सेसफुल नहीं हुआ, या कोई भी चीज का डेवलपमेंट नहीं हुआ। ना साइंस डेवलप हुआ, ना इकोनॉमी डेवलप हुई, ना इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में वो डेवलप हुए, ना लॉज के मामले में डेवलप हुए, मतलब किसी भी तरीके से लोग डेवलप नहीं हुए। अब आप कहोगे यार ऐसा कौन सा बीमारी लग गया था यूरोप को, बीमारी थी अथॉरिटी, बीमारी थी सुप्रीमेसी ऑफ वन पर्सन या सुप्रीमेसी ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। वो एक बीमारी यूरोप को लग गई थी, जो 4th सेंचुरी से लेकर के 14th सेंचुरी तक चलती है, और इसीलिए यूरोप कभी डेवलप नहीं हो पाया उस पूरे पीरियड के दौरान, और इसीलिए इस पीरियड को द डार्क एज और डार्क एरा कहा गया। एक्चुअल में हुआ क्या था, क्यों नहीं कर पाए थे ये लोग। देखिए क्या था कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक जमाना था जो डिवाइन राइट थ्योरी का जमाना था। यहां पर हम पूरी तरीके से गॉड के ऊपर रिलाइट थे कि जो भगवान कर रहे हैं वो सही है, वॉट एवर गॉड इज डूइंग दैट इज ओके। गॉड ने जिसको लेजिटिमेसी दे दी वही किंग बनेगा, वही क्वीन बनेगा, यही होगा। और ये पास ऑन कौन कर रहा है, गॉड और किंग या गॉड और पीपल के बीच में आ रहे हैं हमारे प्रीस्ट साहब। तो इसका मतलब ये था, आपको ये समझ में आ गया होगा कि चर्च की सुप्रीमेसी थी भाई साहब, चर्च की जबरदस्त सुप्रीमेसी थी उस जमाने में। तो चर्च जो है वो बहुत भयंकर तरीके से पावरफुल हो गया धीरे धीरे, क्योंकि उसको पता है कि लोग जो हैं
वो अब हमारे ऊपर ही डिपेंडेंट है। हम जो कहेंगे, हम कह देंगे भाई भगवान ने ये कहा और लोगों को मानना पड़ेगा। हम जो नियम जो लॉज बना देंगे, लोग वो मानेंगे वो लॉज को, क्योंकि हमें भगवान की लेजिटिमेसी, हम ही वो हैं जो गॉड से डायरेक्ट बात कर रहे हैं। और यही पूरा कारण था डेवलपमेंट ना होने का। तो चर्चेस ने क्या किया, अब यहाँ पर वो थ्योरी थी इनकी कि इसी को कहते हैं हीलियोसेंट्रिज्म की पूरी जो थ्योरी थी, और फिर यहाँ से जियोसेंट्रिज्म की थ्योरी आती है। इन्होंने बोला कि जो इंसान की उत्पत्ति की शुरुआत है, जो ह्यूमन मैनकाइंड कैसे शुरू हुआ, तो इन्होंने कहा कि मैनकाइंड अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियंस, मैनकाइंड में सबसे पहला व्यक्ति जो आया वो एडम था। एडम एंड ईव को धरती पर भेजा गया। एडम एंड ईव को धरती पर भगवान ने क्यों भेजा, तो भगवान ने उनको गार्डन ऑफ रोजेस में रखा था, हेवेंस, रोजेस हेवेंस जो भी है उसमें रखा था, और उनको एक फॉरबिडन फ्रूट था वो नहीं खाना था। उसका खैर मीनिंग डिफरेंट है, बट वो फॉरबिडन फ्रूट नहीं खाना था एडम को, लेकिन एडम ने वो फॉरबिडन फ्रूट खा लिया। और एडम ने जब वो फॉरबिडन फ्रूट खाया तो उसके लिए उसकी सजा ये दी गई, पनिशमेंट दी गई कि भाई तुम अब धरती पर रहोगे। यानी कि भगवान ने पूरे ब्रह्मांड को क्रिएट किया, और इस ब्रह्मांड को क्रिएट करके बीच में उन्होंने धरती बनाई और कहा कि जो धरती है ये हमने तुम्हारे पनिशमेंट के लिए बनाई है जी, तुम्हें यहाँ जाना है, अपनी पूरे जो कर्मों की सजा है, तुम्हारी जो पनिशमेंट है वो तुम्हें यहाँ पर झेलनी है, और उसके बाद जब तुम अपना पूरी पनिशमेंट पूरी कर लोगे तो तुम हमारे पास वापस आ जाओगे, यू विल कम टू हेवन। दैट वॉज ऑल दी थिंग। ये पूरी थ्योरी थी, और इसीलिए एडम और ईव जो है वो धरती पर आते हैं, और वहां से मैनकाइंड की या ह्यूमन काइंड की शुरुआत होती है। यानी कि इंसान का फाइनल गोल क्या है, हेवन में जाना, मतलब स्वर्ग में जाना, ये फाइनल गोल है इंसान का, मैनकाइंड का, अकॉर्डिंग टू बाइबल, अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियंस, ये इनका फाइनल गोल था। तो इसका मतलब जब हम पनिशमेंट काट रहे हैं इस धरती पर, तो हम तो एंजॉय नहीं कर सकते, तो हमें डांस नहीं करना चाहिए, हमें गाना नहीं गाना चाहिए, हमें पढ़ना लिखना नहीं चाहिए। हम क्या करना चाहिए, हमें पूरे टाइम भगवान की आराधना करनी चाहिए। हम सिर्फ पूरे टाइम भगवान की पूजा कर रहे हैं, और बस जीवित रहने के लिए जो बेसिक काम है वो कर रहे हैं। और इसीलिए ना इकॉनमी डेवलप हुआ, ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, ना कुछ भी साइंस ना डेवलप हुआ, ना कुछ डेवलप हुआ। सिर्फ भगवान की पूजा आराधना का पूरा ये दौर था, वो डार्क एज था। इसलिए अब यहां से लोगों ने धीरे धीरे चैलेंज करना शुरू किया। बहुत सारे फिलोसफर्स आए, बहुत सारे वो आए। उसमें सबसे पहला फिलोसफर जिसने चर्च की अथॉरिटी को चैलेंज किया था, कॉपरनिकस का नाम उसमें सामने आया। अब ये जो पूरी थ्योरी थी ना भगवान की, कि भाई ब्रह्मांड भगवान ने बनाया, उसके बीच में धरती को प्लेस किया, और सब कुछ धरती के अराउंड घूम रहा है। अब कॉपरनिकस भी चर्च का व्यक्ति था। एक्चुअली में चैलेंज चर्च को महसूस होना शुरू हुआ जब, तो चर्च ने कॉपरनिकस, एक बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था, कॉपरनिकस को बोला कि तुम इसके ऊपर शोध करो कि, और इसको प्रूफ करो कि जो क्रिश्चियंस जो थ्योरी दे रहे हैं वो सही है। तो कॉपरनिकस ने शोध करना शुरू किया, और फाइनली वो इस कंक्लूजन पर पहुंचा कि यार ये तो गलत है। अर्थ जो है उसके अराउंड सन नहीं घूम रहा है, बल्कि सन के अराउंड अर्थ घूम रहा है। तो ब्रह्मांड के केंद्र या ब्रह्मांड का सेंटर जो है, यूनिवर्स का सेंटर अर्थ नहीं है। ये थ्योरी पूरी तरीके से गलत है। अब ये कह के कॉपरनिकस ने तो चैलेंज कर दिया, कॉपरनिकस ने चैलेंज कर दिया गॉड की अथॉरिटी को कि अरे भाई तुम क्या कह रहे हो कि यूनिवर्स जो है वो गॉड ने क्रिएट किया, और बीच में अर्थ को प्लेस नहीं किया, बीच में सन को प्लेस किया, ये कैसे हो सकता है? क्रिश्चियंस की जो पूरी थ्योरी है, जो पूरी फिलॉसफी है, गलत कैसे हो सकती है? और यहाँ से पूरी वो कॉपरनिकस को माफ़ी मांगने पड़ी बाद में। हालांकि लेकिन कॉपरनिकस ने इतना बता दिया लोगों को कि भाई ये चर्च गलत है, इसने गलत आपको ज्ञान देना शुरू कर दिया, ये गलत ज्ञान है। और इसी को द थ्योरी ऑफ हीलियोसेंट्रिज्म कहा गया। खैर ये पहली बार था जब किसी फिलोसफर ने या किसी शोधकर्ता ने चर्च की अथॉरिटी को चैलेंज किया था, और यहीं से ये चैलेंज शुरू हुआ। तो कॉपरनिकस आए, उसके बाद बहुत सारे लगातार फिलोसफर आए। डार्विन ने तो ऐसी तैसी कर दी, डार्विन आया उसने ऐसी तैसी कर दी। डार्विन ने कह दिया कि भाई कोई एडम और ईव, ये जो ओरिजिन है मैनकाइंड का, ये एडम और ईव से नहीं हुआ, वी वर एप्स, हम चिंपांजी थे, हम एप्स थे, और वहां से हम फिर इवॉल्व होके इंसान बने। तो उसने तो कह दिया कि भाई भगवान ने जो बनाया वो एप्स को बनाया, और वो फिर धीरे धीरे इंसान बने इवॉल्व होते होते। तो उसने तो और ऐसी तैसी कर दी। और फिर उसके बाद का दौर, हीगल, मार्क्स, ये लोग आए, इन्होंने तो पूरे रिलीजन को ही चैलेंज कर दिया, मानना ही बंद कर दिया, और वो फिर लेफ्ट आइडियोलॉजी और वो कम्युनिज्म और वो मार्क्सिज्म बन जाता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि अब इन फिलोसफर्स ने धीरे धीरे चैलेंज करना हुआ। हॉब्स आया, जीन जैक रूसो आया, जॉन लॉक आए, ये लोग धीरे धीरे करके चैलेंज करना इसको शुरू कर दिया।
तो इसका मतलब अब चर्च की अथॉरिटी के खिलाफ 18th सेंचुरी पहुंचते पहुंचते चर्च की अथॉरिटी को चैलेंज जो है वो बड़ी स्ट्रांगली लोगों ने चैलेंज करना शुरू किया, और इन फिलोसफर्स की वजह से लोग ये सब समझ पाए, जो लोग उनको बिलीव किया और लोगों ने चर्च को चैलेंज किया। और इसीलिए उसके बाद के दौर में आप एज ऑफ एनलाइटमेंट देखते हो, उसके बाद आप एज ऑफ रेनेसा देखते हो, और उसके बाद आप एज ऑफ रिफॉर्मेशन देखते हो। एज ऑफ एनलाइटमेंट का वो दौर था जहां पर लोगों को पहली बार ये बताया गया कि भाई आपको जो बताया गया वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये थ्योरी सही है, बल्कि ये थ्योरी सही है कि अर्थ जो है वो सन के राउंड घूम रहा है। ये पूरा जो दौर था जहां पे पहली बार साइंस क्या होता है, इकोनॉमी क्या होता है, लॉज क्या होते हैं, ये एज ऑफ एनलाइटमेंट में बनाया गया। और इसी एज ऑफ एनलाइटमेंट में, और बाद में ये एज ऑफ रेनेसा बना जहां पर चेंज हुआ, और बाद में फिर वो एज ऑफ रिफॉर्मेशन बना जहां पूरी सोसाइटी दोबारा से रिफॉर्म हुई, लॉज के बेसिस पर चलना शुरू हुई। तो ये पूरी उसकी एक जर्नी थी। अब देखिए यहां पर एज ऑफ एनलाइटमेंट जो था, इसको यहीं से कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की शुरुआत हुई थी, जो कि उस टाइम पर अभी हम बहुत गलत समझेंगे कि भाई फिर वही बात है, जैसे किंग था अब वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर वो मोनार्क है। लेकिन उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस समय तो पूरा किंग का जमाना चल रहा था। उस समय कम से कम एक मोनार्क है वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत तो आ रहा है, मतलब अंदर तो आ रहा है, एटलीस्ट उसके ऊपर कोई लॉ लागू तो हो रहा है। यही बहुत बड़ी बात थी। और वो हुआ कैसे था, तो कहते हैं कि उस पीरियड में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन 1688 जो है वो शुरू होता है। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन 1688 जो है वो मोनार्क की अथॉरिटी को चैलेंज हुआ। उसमें दो तरीके के सिस्टम बन सकते थे। एक वो सिस्टम बनेगा, मतलब दो तरीके का इसमें सिस्टम को बाइफर्केशन किया गया। उसमें कहा गया कि पावर पूरी एक व्यक्ति के पास नहीं होगी। कॉन्स्टिट्यूशन बना और उसमें कहा गया कि पूरी ताकत एक व्यक्ति के पास नहीं होगी, इस ताकत को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। इस ग्लोरियस रिवॉल्यूशन 1688 का परिणाम यह हुआ, और इसी को हम कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर कहते हैं। क्या किया, पहले क्या था कि मान लीजिए एक मोनार्की है और वही पूरा चला रहा है देश को, वही उसी को किंग कह दो, आप मोनार्क कह दो या किंग कह दो, तो वो पूरे देश को चला रहा है, सारी पावर उसी के पास है। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि भाई हम क्या करेंगे, पावर्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। कुछ पावर तो रहेगी मोनार्क के पास, और कुछ पावर जो है वो तीन हाउसेस बना दिए, एक लेजिस्लेचर बना दिया, एक एग्जीक्यूटिव बना दिया और एक जुडिशरी बना दिया। लेजिस्लेचर को कह दिया कि भाई तुम लॉ बना दो, एग्जीक्यूटिव को कह दिया कि भाई तुम लॉ को इंप्लीमेंट करो, और जुडिशरी को बोल दिया कि अगर कोई डाउट होता है, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो तुम उसको सॉल्व कर दो। और जो ये लॉ बनेगा इसको बस ये मोनार्क जो है अपनी साइन दे देगा इसके ऊपर कि हाँ ये ठीक है कि नहीं ठीक है, या इसमें कोई दिक्कत है, इसमें कोई चेंज चाहिए। तो यानी कि पूरी अथॉरिटी यहां पर मोनार्क के पास नहीं है, बल्कि इन लोगों के पास आ गई है। मोनार्क सिर्फ एक रबर स्टैंप बच गया। और वही सिस्टम आप यूके में देखते हो, क्वीन किंग का जो पूरा सिस्टम था उससे बड़ा कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर है ब्रिटेन का, या एग्जीक्यूटिव है, या जुडिशरी है। जुडिशरी तो खैर ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेजिस्लेचर ही कह दो आप। तो अब एटलीस्ट जो पावर एक व्यक्ति के पास थी उस पावर को डिवाइड करके तीन अलग हिस्सों में बांट दिया गया। इनके पास सिर्फ एक रबर स्टैम्प की तरह ये बच गए। और इसीलिए आज भी किंग तो है ही, क्वीन मतलब क्वीन तो है ही यूके में आज भी किंग है, लेकिन किंग की अथॉरिटी क्या है, कुछ नहीं है। सारा काम कौन कर रहा है, कांग्रेस कर रहा है। सारा काम कौन कर रहा है, लेजिस्लेचर कर रहा है, वहां एग्जीक्यूटिव कर रहा है या जुडिशरी कर रहा है। इनके पास कोई काम नहीं है। ये परिणाम था ग्लोरियस रिवॉल्यूशन 1688 का, और इसके बाद ये हो पाया। इसी कंसेप्ट को हम सेपरेशन ऑफ पावर कहते हैं, जिसको मॉन्टेस्क्यू ने एक्सप्लेन किया था डिटेल में। तो इट वाज अ कंसेप्ट गिवन बाय मॉन्टेस्क्यू, ऑल्दो दिस कंसेप्ट वाज नॉट ओनली गिवन बाय मॉन्टेस्क्यू, इनके पहले भी डिस्कस हो चुका था, बट मॉन्टेस्क्यू का सबसे ज्यादा अच्छा डिटेलिंग में इस सेपरेशन ऑफ पावर को समझाया था, और यूके के केस में समझाया था। तो वो सेपरेशन ऑफ पावर्स की उत्पत्ति यहां से होती है, और इसी सिस्टम को हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का सिस्टम कहते हैं। यानी कि मोनार्की तो है बट इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कि मोनार्क भी पूरी तरीके से अकेले सब कुछ नहीं चलाएगा, मोनार्क भी किसी लॉ के अंडर में होगा। यहीं से वो पावर जो कहते हैं इसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का सिस्टम कहते हैं। अब देखिए क्या है कि थोड़ा सा स्टेट का जो पूरा ओरिजिन है उसको समझना होगा। ये दिस पूरा जो सेपरेशन ऑफ पावर जो है ना, दिस वाज द ओरिजिनेशन ऑफ टर्म कॉल्ड स्टेट, यानी एक अथॉरिटी। ये अथॉरिटी किसी एक व्यक्ति में नहीं है, ये कुछ लोगों के ग्रुप में है, और वो लोगों को चूज कौन कर रहा है, लोग कर रहे हैं, खुद हम कर रहे हैं।
अब गॉड की लेजिटिमेसी और ये सबसे काम नहीं चल रहा है, अब हम कर रहे हैं ये सारा कुछ। मतलब हम कहेंगे कि भाई राम बलराम दो व्यक्ति हैं, इनमें से बेहतर व्यक्ति कौन है, ये कौन चूज करेगा? तो पहले क्या था कि भाई गॉड्स डिवाइन राइट, प्रीस्ट बताएगा कि राम ज़्यादा बेटर है तो राम को राजा। नहीं, अब राम बलराम है तो हम दोनों व्यक्तियों में से चूज करेंगे कि बलराम बेटर है या राम बेटर है, हम बताएंगे। तो अब लोगों को ये पावर दी गई और लोगों ने जिनको चूज किया वो लोग अब रूल करेंगे और वही स्टेट बनता है। तो इसको समझने के लिए इसकी भी एक पूरी जर्नी है कि ये कैसे हो पाया एक्चुअल में। तो ये तो मतलब सारी ऑल थैंक्स टू द फिलोसफर्स। 3 बड़े फिलोसफर निकले इसमें जिन्होंने ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी एक्चुअली में इसको कहते हैं, इसकी उत्पत्ति की। इसमें तीनों में हॉब्स, मॉन्टेस्क्यू, लॉक, रूसो, ये लोग सब आते हैं जिन्होंने एक्सप्लेन किया। मॉन्टेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर एक्सप्लेन किया, हॉब्स, लॉक और रूसो का पूरा काम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पर ही था। और दो तीनों ने नाम अलग अलग दिए थे, बात एक ही कही थी। अब ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी एक्चुअल में है क्या, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बहुत सिंपल सा टर्म है। इस टर्म में सिंपल सीधी सी बात है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, स्टार्टिंग में एक ग्रुप है, उस ग्रुप में से एक लीडर को चुनना है। तो हमने कहा कि लीडर वो होगा जिसको गॉड, जिसके पास भगवान की लेजिटिमेसी होगी और प्रीस्ट बताएगा। अब बस उसी चीज को हमने चेंज कर दिया। हमने कहा कि अब लीडर वो होगा जिसको हम चुनेंगे। वो कौन बनेगा? स्टेट बनेगा। और हमने स्टेट के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और ये कॉन्ट्रैक्ट गिव एंड टेक का कॉन्ट्रैक्ट है। लोग हैं एक तरफ और एक तरफ कॉन्ट्रैक्ट स्टेट है या गवर्नमेंट है या मोनार्क है, जो भी कहना आप कह लो। अब हमने कहा कि गवर्नमेंट का ये जॉब होगा, गवर्नमेंट की ये ड्यूटी होगी कि भाई वो हमारे राइट को बचाए, प्रोटेक्ट करे। वो हमारे जो भी एसेंशियल राइट्स हैं, राइट टू लिव, राइट टू मैरी, राइट जो भी राइट है, राइट टू हैव अ चाइल्ड और राइट टू जो भी राइट है आपके, उस राइट को एक गवर्नमेंट, स्टेट या मोनार्क, जो कहना आप कह लो, वो हमारे इस राइट को प्रोटेक्ट करे। ठीक है जी। और ये तो हमने शर्त रख दी, ये तो हमें मिल गया, वी आर एट प्रॉफिट। अब गवर्नमेंट ने कहा कि हमारी भी एक शर्त है, तभी हम तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाएंगे। हमने कहा जी बताओ, हम आपकी शर्त मान लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाएंगे या जो पॉलिसीज बनाएंगे उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। हमने कहा बिल्कुल, सॉर्टेड। आप रूल्स रेगुलेशंस बनाओ, उसको हम फॉलो करेंगे, उसके बदले में आप हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करो। तो यानी कि ये गिव एंड टेक रिलेशनशिप का हमारा एक अनकहा अग्रीमेंट सा हो गया गवर्नमेंट या स्टेट के साथ, कि भाई ही इज द लीडर, ये हमारे रूल्स रेगुलेशन बना रहा है, हम सब उसको फॉलो करेंगे और इसके बदले में हमें क्या मिलेगा? हमारे राइट्स का प्रोटेक्शन मिलेगा। यानी कि कोई भी ताकतवर व्यक्ति जो फिजिकली स्ट्रांग हो या जो मेंटली स्ट्रांग हो, वो हमारे ऊपर रूल नहीं कर पाएगा। सबके पास एक एरिया में समान अधिकार होंगे। ये बात तय हो गई, चलो जी। और इसी को हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कह देते हैं। तो हॉब्स, लॉक, रूसो, इनका बहुत काम जो है वो इसी के ऊपर है। ऑल्दो PSIR ऑप्शनल के जो बच्चे होंगे, जब आप आगे बढ़ोगे, जब आपको ऑप्शनल चूज करना पड़ेगा, उसमें जब आप PSIR ऑप्शनल लेते हो, पॉलिटिकल साइंस लेते हो, उसमें आप पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज पढ़ते हो, उधर आप ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पढ़ते हो। तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, और यही सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जब आगे और मैच्योर होगा ना, तो यहां से लेफ्ट और राइट की शुरुआत होगी। अगर आप बहुत ज्यादा गवर्नमेंट पे डिपेंड हो, बहुत ज्यादा गवर्नमेंट पे, मतलब सब गवर्नमेंट ही करेगा, वो कहीं ना कहीं एक लेफ्ट बन जाता है। जब आप एक मिक्सचर रखते हो, सोशलिज्म बन जाता है। जब आप पूरी तरीके से प्राइवेटाइज कर दो, तो वो फिर लिबरलिज्म बन जाएगा, इस तरीके से कैपिटलिज्म बन जाएगा। तो वो अलग अलग आइडियोलॉजीज है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में वही डिस्कस करेंगे। खैर, तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी हुआ, और इसीलिए कहा जाता है दैट स्टेट इज अ नेसेसरी इवल। इवल तो है भाई, करप्ट तो स्टेट भी हो सकता है ना, गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं। जो आप अपने देश में देख रहे हो भाई, क्यों गड्ढे वाला सड़क बनता है आज? एक ही सड़क को बना बना के क्यों ठेकेदार अमीर हो जाता है? तो मतलब करप्शन तो है ही, बट वो एक नेसेसरी ईवल है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब हम ऐसा नहीं कह सकते गवर्नमेंट ही हटा दो, कोई नहीं, हम खुद से चलेंगे, तो वो केओस हो जाएगा, केओटिक सोसाइटी हो जाएगी, एनार्की आ जाएगी पूरी तरीके से। वो नहीं कर सकते। आपको एक व्यक्ति, एक गवर्नमेंट, एक ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए जो आपके लिए रूल्स और रेगुलेशंस को इंश्योर करें और आपके राइट्स को इंश्योर करें। तो इसीलिए कहा जाता है दैट स्टेट इज अ नेसेसरी ईवल। अब स्टेट की अगर हम बात करें, तो यहां पर 2 तरीके के स्टेट्स जो हैं वो आप इसमें देख सकते हो। एक जो ब्रिटेन में फॉलो होता है और एक जो यूएस में फॉलो होता है। जैसे यूएस में जो कंसेप्ट चलता है, यूएस का जो पूरा सिस्टम, यूएसए का जो पूरा सिस्टम चलता है, दैट वर्क्स ऑन द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी।
वहीं ब्रिटेन का जो पूरा सिस्टम चलता है दैट वर्क्स ऑन दी पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। दोनों में फर्क है, फर्क को समझते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ब्रिटेन में पार्लियामेंट ज़्यादा ताकतवर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मान लीजिए एक लॉ बनाया गया, पार्लियामेंट ने एक लॉ बना दिया, कानून बना दिया, और पार्लियामेंट ने जब वो कानून बनाया तो अब वो कानून जो है वो लोगों के ऊपर लागू होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि पार्लियामेंट ने आर्बिट्ररी कानून कुछ बना दिया हो, जबरदस्ती का कानून बना दिया हो। मान लीजिए हम 4 भाई हैं, हम 4 बड़े ताकतवर हैं, हमारी सरकार है, कहते ना हमारी सरकार है, सरकार ही साड़ी अपनी है, तो कह दिया हमारी सरकार है, चाचा हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो हमारी सरकार हो गई। अब हमने कह के उनको एक कानून बनवा दिया और वो कानून हमारे लिए बड़ा फेवर कर रहा है, तो ये कानून तो आर्बिट्ररी हुआ, तो इस लॉ को तो टेक्निकली चैलेंज हो जाना चाहिए। जो आज हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे ये प्रावधान है कि कोई लॉ बना उसको हम कोर्ट में खींच के ले जाएं, उसको हम चैलेंज कर दें। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखो फार्म लॉज के टाइम पर क्या हुआ, तो खैर कोर्ट में ले जाएं या हम उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करें। लेकिन ब्रिटेन के सिस्टम में ऐसा है कि अगर पार्लियामेंट ने कोई कानून बना दिया वो सर्वोपरि होगा। वो कानून पूरी तरीके से आप उसके कंटेंट को चैलेंज नहीं कर सकते। हाँ, अगर प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ है या गलत तरीके से उस कानून को पास किया गया है वो सब आप चैलेंज कर सकते हो, उसके कंटेंट को चैलेंज नहीं कर सकते, जो उसमें लिखा है उसको चैलेंज नहीं कर सकते। दैट इज द होल सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। ऑल्दो इसके ऊपर, इस पूरे सिस्टम के ऊपर हम आगे काफी डिटेल में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, और इसीलिए स्टेट को एक नेसेसरी ईविल कहा गया। तो खैर ये पार्लियामेंट्री सिस्टम का औचित्य है। दूसरी तरफ आता है जुडिशियल सुप्रीमेसी, जो यूएस में फॉलो होती है कि भाई जुडिशरी जो है ना वो सबसे टॉप पे होगा, इट विल बी एट द हेल्म। आप कानून बनाओ, कुछ भी करो, ट्रंप डिसीजन ले रहा है, ये ले रहा है, वो ले रहा है, सब जाके सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड होगा भाई, सब जुडिशरी चेक करेगा। अगर आपने चैलेंज कर दिया और जुडिशरी ने जो उसके ऊपर डिसीजन दे दिया है वो जुडिशियल सुप्रीमेसी का सिस्टम कहता है। मतलब कि किसी लॉ के कंटेंट को, प्रोसेस को, हर चीज को चैलेंज किया जा सकता है। दैट इज द सिस्टम ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी जो यूएस में फॉलो होता है। जैसे इंडिया में आप देख लो, इंडिया में इन दोनों सिस्टम का एक मतलब बहुत अच्छा सा सामंजस्य है आपस में। वो हम जब इंडियन सिस्टम समझेंगे ना, इसीलिए मैं कहता हूँ ना, इंडिया का जो गवर्नमेंट सिस्टम है, गवर्नेंस सिस्टम है, बहुत हेक्टिक है, बहुत बड़ा है, लेकिन वो बहुत शानदार है, बहुत शानदार है। उसको जब हम डिस्कस करेंगे तो हम काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं उस चीज़ को। जब हम एडवांस वाले में जाएंगे तो वहाँ पर हम पढ़ेंगे। अभी बेसिक के लिए आप इतना समझो कि इंडिया का सिस्टम इन दोनों का मिक्स है, पूरा मिक्स है। हम कह देते हैं कि इट इज़ अ ब्रिटिश फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होने के बावजूद जो है हमारा सिस्टम यूएस से भी काफ़ी कुछ हमने लिया। उसमें से एक चीज़ हमने, ये सुप्रीमेसी, ये जो पूरा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का पार्ट है वो हमने लिया, विच विल स्टडी इन आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में काफ़ी डिटेल में उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये 2 सिस्टम्स जो है वो निकल करके आए स्टेट से, कि स्टेट या तो इस तरीके से चल सकता है या तो इस तरीके से चल सकता है। ऑल्दो इसके और भी एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगा। तो आई होप आपको पूरा ये कॉन्स्टिट्यूशन की उत्पत्ति, इसकी पूरी जर्नी, कैसे मैच्योर हुआ, कैसे डेवलप हुआ, कैसे फिलॉसफीज डेवलप हुई, ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।